तो आइए फिर ह्यूमन राइट्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड यूएन कोवेनेंट्स ऑन सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। अब ये जो टॉपिक है इसको देख के आप लोग डर मत जाना। आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। पहले मुझे भी ये खिचड़ी लग रहा था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने खिचड़ी में घी डाला और फिर स्वाद लगा लगा के उस खिचड़ी को खा लिया और वो खिचड़ी जो थी वो डाइजेस्ट भी हो गई। तो आइए फिर आपकी वाली खिचड़ी के अंदर भी मैं घी डालता हूँ ताकि आपको भी वो खिचड़ी पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए। तो बेसिकली जितना डिफ़िकल्ट इसका नाम लग रहा है वैसा इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक ये है नहीं। इसको हम तोड़ के मरोड़ के पूरे तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर कि भाई यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर डिस्कस करो पहले। तो हम पहले यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को समझेंगे और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की दो कोवेनेंट्स होती हैं सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स के ऊपर, उसके बाद हम उसको समझेंगे। सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा? मैं बात करूंगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, जिसको हम UDHR भी कहते हैं, या फिर इसी चीज को हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं, UNDHR। तो एक ही बात है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया UDHR और UNDHR का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले आपको यहां पे दिख रहा होगा, नाम से ही पता लग रहा होगा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल तरीके से ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन की गई है यहां पे। अब यूनिवर्सल तरीके से ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन करने का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर सारे लोगों को देने की बात की गई, यूनिवर्सली डिक्लेयर किया गया उनको कि ये हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, उनको डिफाइन किया गया और कहा गया कि यूनिवर्सली हर किसी को ये मिलने चाहिए, हर किसी के पास इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, कास्ट, रेस, वो राइट्स जो हैं, ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये हर एक इंसान को मिलने चाहिए। फर्क नहीं पड़ता वो कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, कौन से देश का है, तो हर किसी के लिए यूनिवर्सल तरीके से पूरी दुनिया के लोगों को ये ह्यूमन राइट्स दिए गए। एक डिक्लेरेशन की गई, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की गई ह्यूमन राइट्स की। हम देखते हैं कि इसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस ये था टू प्रमोट पीस एंड कोऑपरेशन बाय प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करके पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कोऑपरेशन को बिल्ड करना है और पीस को लाना है। अलग अलग देशों के लोगों के ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करके, पूरी दुनिया के लोगों के ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करके, सभी के ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करके देशों के बीच में एक भाईचारा लाना है, एक कोऑपरेशन लाना है और दुनिया के अंदर पीस को प्रमोट करना है, शांति को प्रमोट करना है। तो ये इसका मेन पर्पस था। इसका मेन पर्पस ये था कि हर एक इंसान के पास, हर एक व्यक्ति के पास कुछ ह्यूमन राइट्स हों, कुछ ऐसे राइट्स हों जो उसको यूनिवर्सली मिले। हर एक इंडिविजुअल के पास कुछ राइट्स होने चाहिए ताकि वो अपने आप को कंप्लीट तरीके से डेवलप कर पाए, अपना जो हर एक एस्पेक्ट है उसको डेवलप कर पाए। हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया जाता है, हैड प्रोक्लेम्ड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन 10 दिसंबर 1948 थ्रू द फॉरम ऑफ जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली के तहत यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स करता है 10 दिसंबर 1948 में। क्या होता है, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूनाइटेड नेशंस की एक जनरल असेंबली होती है। उस जनरल असेंबली के अंदर जो यूनाइटेड नेशंस 1945 में बनाया गया था, उसी यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर एक डॉक्यूमेंट रेडी किया गया, एक डिक्लेरेशन की गई, किसकी? ह्यूमन राइट्स की। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की गई ह्यूमन राइट्स की कि कुछ ऐसे ह्यूमन राइट्स हैं जिनको हम क्लियरली डिफाइन करेंगे, कुछ ऐसे ह्यूमन राइट्स हैं जिनको हम लिखित में क्लियर तरीके से चार्टर में डालेंगे, यूएन के चार्टर में डालेंगे और उन ह्यूमन राइट्स को जो है वो यूनिवर्सली प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब यूनिवर्सल होंगे वो ह्यूमन राइट्स पूरी दुनिया के लोगों के लिए। ये कब किया गया? ये किया गया 10 दिसंबर 1948 को। तो दोबारा से इस लाइन का मतलब मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक जनरल असेंबली होती है, उस जनरल असेंबली के द्वारा जो है एक डॉक्यूमेंट रेडी किया गया, एक डिक्लेरेशन की गई, किसकी? ह्यूमन राइट्स की। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की गई ह्यूमन राइट्स की कि हम ह्यूमन राइट्स को प्रॉपर तरीके से पहचानेंगे, उनको लिखेंगे कि क्या हमारे ह्यूमन राइट्स हैं और पूरी दुनिया के लोगों को उन ह्यूमन राइट्स को प्रोवाइड करने की बात की गई। इसलिए क्योंकि ये 10 दिसंबर 1948 को ये डॉक्यूमेंट रेडी किया गया था, ये डिक्लेरेशन हुई थी, इसलिए हम ये जो 10 दिसंबर है इसको हम ह्यूमन राइट्स डे के तौर पे मनाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो 10 दिसंबर को क्या होता है, ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि इसी दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई थी ह्यूमन राइट्स की।
डिक्लेरेशन वॉज रेफर्ड एज कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल एंड ऑल नेशंस। ये जो डिक्लेरेशन हुई थी इसको कैसे रेफर किया जाता है? कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल ऑफ ऑल द नेशंस। मतलब कि सारे लोगों के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, नेशनलिटी, सेक्स, सारे लोगों के लिए ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स की। मतलब सभी लोगों को ह्यूमन राइट्स देने की बात की जा रही है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की जा रही है। तो कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल एंड ऑल नेशंस का मतलब ये है कि हर एक इंसान को, हर एक नेशन को इन ह्यूमन राइट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सारी की सारी दुनिया के अंदर जो है वो ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये यूनिवर्सली ग्रांट किए जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं UDHR, वही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके अंदर 30 आर्टिकल्स आते हैं। क्या है? 30 आर्टिकल्स आते हैं इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर, और एक प्रीएम्बल आता है। अब ये जो 30 आर्टिकल्स हैं इसके अंदर क्या है इन आर्टिकल्स के अंदर, क्या है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स के जो 30 आर्टिकल्स हैं, 30 आर्टिकल्स और एक प्रीएम्बल है, इसके अंदर क्या दिया गया है? तो इसके अंदर सिविल राइट्स की बात की गई है, पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई है, सोशल राइट्स की बात की गई है, इकोनॉमिक राइट्स की बात की गई है और कल्चरल राइट्स की बात की गई है। इन सभी राइट्स को हम एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। तो जब मैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के सिविल राइट्स की बात करता हूं, मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर जो सिविल राइट्स आते हैं, उन आर्टिकल 30 के अंदर, वो जो सारे के सारे आर्टिकल 30 हैं उसके अंदर जो सिविल राइट्स आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है? ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड वुड गेट इक्वल राइट्स एंड डिग्निटी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो फ्री बॉर्न होते हैं और उनके पास ये अधिकार है कि उनके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, उनके पास डिग्निटी होनी चाहिए। हर एक इंसान के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए और डिग्निटी होनी चाहिए। तो हमें उसको इक्वल राइट्स और डिग्निटी प्रोवाइड करना है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आता है फ्रीडम फॉर ऑल फ्रॉम स्लेवरी, फ्रीडम फॉर ऑल फ्रॉम स्लेवरी, मतलब स्लेवरी से फ्रीडम मिले। ये जो स्लेवरी चल रही थी पूरी दुनिया के अंदर, इससे फ्रीडम मिल सके लोगों को। जिस तरीके से लोगों को गुलाम बनाया जाता था और उनसे काम करवाया जाता था, मेहनत करवाई जाती थी बड़े बड़े लोगों के द्वारा, तो ये जो स्लेवरी है इससे फ्रीडम मिले। उसी के साथ साथ राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड पर्सनल सिक्योरिटी, राइट टू लाइफ हो हर एक इंसान के पास, राइट टू लिबर्टी हो हर एक इंसान के पास, राइट टू पर्सनल सिक्योरिटी हो हर एक इंसान के पास, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, पनिशमेंट एंड एक्सप्लॉइटेशन, टॉर्चर से आज़ादी मिल सके, पनिशमेंट और एक्सप्लॉइटेशन से आज़ादी मिल सके। जिस तरीके से कुछ लोगों को टॉर्चर किया जाता था, वॉर के टाइम पे लोगों को टॉर्चर किया जाता था या कई सारे लोगों को टॉर्चर किया जाता था, तो ये नहीं होना चाहिए, इससे फ्रीडम मिले। उसी के साथ साथ पनिशमेंट, ये जो एक्सट्रीम पनिशमेंट लोगों को दी जाती थी, है ना, सजा दी जाती थी, या फिर जो मासूम लोग थे उनको भी सजा दी जाती थी, उससे फ्रीडम मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ एक्सप्लॉइटेशन से फ्रीडम मिलनी चाहिए, जिस तरीके से लोगों का शोषण होता है उससे भी उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड राइट टू बी हर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए, कानून की नज़र में सब बराबर है और कानून सभी को जो है वो इक्वल तरीके से देखेगा, इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी कानून के द्वारा सभी लोगों को। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का यहाँ पे कंसेप्ट आया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात की गई और साथ ही साथ राइट टू बी हर्ड की बात की गई कि हर किसी के पास अधिकार है कि वो अपनी बात रख सके, है ना। अगर किसी को, मान लो किसी के खिलाफ अगर कोई ट्रायल चल रहा है, अगर किसी को सजा मिलनी है, तो उस व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो अपनी बात आगे रख सके, उसकी भी सुनवाई हो सके, अपना वकील वो ला सके। उसी के साथ साथ यहाँ पे आता है राइट टू पीसफुल असेंबली। तो राइट टू पीसफुल असेंबली का अधिकार यहाँ पे दिया गया कि भाई हर किसी के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो पीसफुल तरीके से असेंबली कर पाए, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर पाए, एक जगह पे इकट्ठा हो पाए, एक जगह पे लोग इकट्ठे हो पाए, अपनी मांगों को आगे रख पाए पीसफुल तरीके से। लेकिन उसी के साथ साथ राइट टू एसोसिएशन की बात की गई कि हर किसी के पास अधिकार है, वो किसी भी एसोसिएशन का मेंबर हो सकता है। उसी के साथ साथ फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, कॉन्शियस और रिलीजन की बात की गई कि हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ थॉट है, मतलब कि सोच की आज़ादी है, कोई कुछ भी सोच सकता है। एक्सप्रेशन की आज़ादी है, कोई मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। बिलीफ की आज़ादी है, कोई भी इंसान कुछ भी बिलीफ अपने अंदर सेट कर सकता है। अगर वो रिलीजन बिलीफ की बात, रिलीजियस बिलीफ की बात हो, कोई भी हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, एथीस्ट हो सकता है। फेथ की बात की गई, कॉन्शियस की बात की गई, रिलीजन की बात की गई, वही बात होगी। कोई भी फेथ आप जो है वो डेवलप कर सकते हो। आपकी कॉन्शियस जो है, जो आपकी अंतरात्मा है, वहाँ पे आप उसको अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हो। रिलीजन की आज़ादी है आपको, मतलब कि रिलीजियस बेसिस के ऊपर आपके पास अधिकार हैं। उसके बाद यहाँ पे सोशल राइट्स आते हैं। सोशल राइट्स के अंदर राइट टू गेट मैरिड आफ्टर गेनिंग एज ऑफ मैच्योरिटी,
हर किसी के पास अधिकार है कि वो शादी कर सकता है मैच्योरिटी के बाद। तो शादी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, मतलब तो हर किसी के पास, हर इंडिविजुअल के पास अधिकार है कि वो शादी कर सकता है, लेकिन एक मैच्योरिटी की एज के बाद। उसके बाद स्पेशल केयर एंड असिस्टेंस शुड बी गिवन टू मदर्स एंड चिल्ड्रन। वो माएँ और बच्चे उनको स्पेशल केयर और असिस्टेंस मिलनी चाहिए, मतलब कि जो मदर्स हैं, जो बच्चे हैं छोटे, उनको स्पेशल केयर मिलनी चाहिए, उनको असिस्टेंस हेल्प मिलनी चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए। उसी के साथ साथ यूनिवर्सल एंड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, सारे लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को, और खास करके पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनको यूनिवर्सल और फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। यूनिवर्सल का मतलब हो गया सारे लोगों को मिलनी चाहिए, पूरी दुनिया के लोगों को। फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब हुआ कि मुफ्त में मिलनी चाहिए और एलिमेंट्री लेवल पे मिलनी चाहिए, मतलब कि शुरू की एजुकेशन। जैसे हिंदुस्तान के अंदर फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए है, इसी तरीके से एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए फ्री तरीके से। अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड फ्रेंडशिप शुड बी प्रमोटेड थ्रू एजुकेशन। तो एजुकेशन से आपको क्या प्रमोट करना है, किस तरीके की शिक्षा बच्चों को देनी है ताकि वो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाए, ताकि वो टॉलरेंस, सहनशीलता को डेवलप कर पाए, फ्रेंडशिप को डेवलप कर पाए शिक्षा के थ्रू। तो इस तरीके की शिक्षा देनी है जिससे बच्चे अपने अंदर फ्रेंडशिप को डेवलप कर पाए, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाए, टॉलरेंस को डेवलप कर पाए। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को कट्टर बना दोगे, एक्सट्रीम बना दोगे, वायलेंट बना दोगे, तो ऐसा नहीं करना है। शिक्षा का जो कंटेंट है, एजुकेशन का जो कंटेंट है, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ कंटेंट ऑफ एजुकेशन शुड बी टू प्रमोट टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेंडशिप। तो ये सिविल राइट्स आते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर, ये सोशल राइट्स आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पॉलिटिकल राइट्स। तो पॉलिटिकल राइट्स के अंदर क्या दिया गया था भाई, राइट टू एक्सेस ऑल द पब्लिक सर्विसेज इन द कंट्री बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड मेरिट। हर किसी के पास अधिकार है कि वो अपने देश की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं, उनमें जा सकते हैं, उन पब्लिक सर्विसेज में एडमिट हो सकते हैं, या फिर उन पब्लिक सर्विसेज को जो है वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया और मेरिट के बेसिस के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे देश के अंदर कोई सरकारी नौकरी निकली हुई है तो हर किसी के पास अधिकार है कि उस सरकारी नौकरी में जा सकता है, उसको हासिल कर सकता है, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है वो मैच होना चाहिए कि कोई क्राइटेरिया क्या रखा है सरकार ने, और क्या मेरिट है आपके पास। अगर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन रखी है उस नौकरी के लिए तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 12वीं पास आप वहां पे नहीं जा सकते हो उस नौकरी को लेने के लिए। तो जो क्राइटेरिया है वो मैच करना चाहिए। तो आपके पास ये अधिकार है कि आप सरकारी नौकरी या जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है देश के अंदर उसमें उसको हासिल कर सकते हो। उसके बाद राइट टू वोट आता है, हर किसी के पास वोट करने का अधिकार है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर जो है वो शामिल होने का अधिकार है, मतलब कि आप अपने देश के पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हो और आपके पास वोट करने का भी अधिकार है। राइट टू सीक अजाइलम इन अदर कंट्रीज इन केस ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब इस लाइन का क्या मतलब है, आप किसी दूसरी कंट्री में पॉलिटिकल अजाइलम सीक कर सकते हो अगर आपकी अपने देश में प्रोसिक्यूशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं, कार्ल मार्क्स को अपने देश जर्मनी से भगा दिया गया। कार्ल मार्क्स को अपने देश से भगा दिया गया और ब्रिटिशर्स ने कार्ल मार्क्स को अजाइलम दिया, पॉलिटिकल अजाइलम। कार्ल मार्क्स को जर्मनी ने क्यों भगाया, क्योंकि कार्ल मार्क्स के आइडियाज ही वैसे थे जो कि वहां की सरकार को पसंद नहीं आ रहे थे। कार्ल मार्क्स के रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे। तो जो सरकार थी जर्मनी की, जो उसके देश की सरकार थी, उनको ये लगता था कि कार्ल मार्क्स जो है वो थ्रेट हो सकता है हमारे लिए, तो वहां से उसको भगा दिया गया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको पॉलिटिकल अजाइलम दिया, मतलब अपने देश में रखा, और फिर कार्ल मार्क्स पूरी उम्र जो है वो कैपिटलिज्म को अपोज करता रहा, क्रिटिसाइज करता रहा। तो अगर किसी नागरिक को अपने देश से पर्सिक्यूट किया जाता है तो वो किसी दूसरे देश में पॉलिटिकल अजाइलम मांग सकता है, उसके पास अधिकार है पॉलिटिकल अजाइलम का। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी सरकार के खिलाफ बहुत लिखता हूं, खूब लिखता हूं, मैं एक राइटर हूं, मैं एक पॉलिटिकल थिंकर भी हूं, मैं अपनी सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा लिखता हूं और मेरी सरकार को ये पसंद नहीं है, और अब मेरी सरकार क्या करती है, मेरे देश की सरकार मुझे भगा देती है, यहां से पर्सिक्यूट कर देती है कि भाई साहब बोरी बिस्तर पैक कर लो, तुम हमारे खिलाफ लिख रहे हो, यहां पे तुम यहां पे नहीं रह सकते हो। तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं किसी और देश में जाके वहां पे पॉलिटिकल अजाइलम मांग सकता हूं, मैं वहां पे अजाइलम ले सकता हूं। उसके बाद यहां पे हमारे पास इकोनॉमिक राइट्स आते हैं। इकोनॉमिक राइट्स के अंदर सबसे पहले आता है राइट टू वर्क एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सब लोगों के पास, हर इंसान के पास अधिकार है काम करने का, राइट टू वर्क है, और साथ ही साथ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का क्या मतलब है, क्या होता था कि
फॉर एग्जाम्पल एक मर्द और एक औरत दोनों एक तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सैलरीज अलग दी जाती हैं। मर्द को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, औरत को कम पैसे दिए जाते हैं। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि अगर दोनों जेंडर, दोनों इंसान जो हैं वो एक तरह का काम कर रहे हैं तो उनको पैसे भी एक जैसे मिलने चाहिए, एक इतने मिलने चाहिए। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, चाहे मर्द हो, औरत हो, कोई भी जेंडर का आदमी हो। अगर वो एक जैसा काम कर रहे हैं तो एक जैसे पैसे उनको मिलने चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए या वेजेस मिलने चाहिए। राइट टू रेस्ट एंड एंजॉय लेजर, हर किसी के पास ये अधिकार है कि वो आराम कर सकता है, वो लेजर को एंजॉय कर सकता है। उसके बाद यहां पे आता है रीजनेबल आवर्स ऑफ वर्क अंडर ह्यूमन सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब ये है कि जहां पे आप काम कर रहे हो, जहां पे आप जॉब कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपसे जो है वो 16-16 घंटे जॉब करवाई जाएगी, 17-17 घंटे जॉब करवाई जाएगी। तो आपके रीजनेबल आवर्स ऑफ वर्क होने चाहिए, मतलब रीजनेबल आवर्स होने चाहिए, कुछ स्पेसिफिक घंटे होने चाहिए। 8-9 घंटे आपसे काम करवाया जा सकता है, 10 घंटे करवाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इस हिसाब से रगड़ा जा रहा है कि आपकी सारी की सारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ तबाह हो गई है। तो आपके रीजनेबल आवर्स ऑफ वर्क होने चाहिए, उसी के साथ साथ ह्यूमेन कंडीशन होनी चाहिए वर्क की। ऐसा नहीं है कि जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे बाथरूम अच्छे नहीं है, कई सारी इन्फेक्शंस वहां पे हैं, कई सारी इन्फेक्शंस वहां पे आपको वहां पे फैल सकती हैं, हजार्डियस जोन के अंदर आप काम कर रहे हो। तो ह्यूमेन कंडीशंस होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर अच्छी कंडीशंस होनी चाहिए जहां पे आप काम कर रहे हो। उसके बाद यहां पे आता है राइट टू ज्वाइन और फॉर्म ट्रेड यूनियंस टू प्रमोट इंटरेस्ट। हर किसी के पास अधिकार है कि वो किसी भी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर सकता है, किसी भी ट्रेड यूनियन को फॉर्म कर सकता है, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके। आपने देखा होगा ना, अलग अलग ट्रेड यूनियंस बनी होती हैं, वर्कर्स की एसोसिएशन बनी होती है, लॉयर्स की एसोसिएशन बनी होती है, टीचर्स की एसोसिएशन बनी होती है, मतलब अलग अलग प्रोफेशन के लोगों की अलग अलग एसोसिएशंस बनी होती हैं। वो क्यों बनी होती हैं? ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकें। तो यहां पे ये कहा जाता है कि हर किसी के पास अधिकार है कि वो उन एसोसिएशंस को ज्वाइन कर सकता है या फिर उन एसोसिएशंस को बना सकता है। उसके बाद यहां पे आता है बेसिक नीड्स। आपके पास राइट टू बेसिक नीड्स है, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे आपके पास खाना होना चाहिए, आपके पास शेल्टर होना चाहिए, आपके पास कपड़ा होना चाहिए। फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग, ये आपकी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, ये आपकी बेसिक जरूरतें होती हैं। तो आपके पास ये अधिकार है, आपके पास बेसिक नीड्स का अधिकार है कि आपके पास खाना होना चाहिए, आपके पास कपड़ा होना चाहिए, आपके पास मकान होना चाहिए। ये भी एक ह्यूमन राइट है जो कि इकोनॉमिक राइट्स के अंदर आता है। उसके बाद राइट टू ओन प्रॉपर्टी, हर किसी के पास अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है, हर किसी के पास अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी इकट्ठी कर सकता है। उसके बाद यहां पे आता है सोशल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस टू ओल्ड, पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। उन लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है और इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, पैसे के लिहाज से उन लोगों की सहायता करनी है जो लोग गरीब हैं, जो लोग बूढ़े हैं, ओल्ड हैं, गरीब हैं और बेरोजगार हैं। बेरोजगार लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए और साथ ही साथ गरीब लोगों को आपको क्या करना है? सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है और साथ ही साथ इकोनॉमिक लिहाज से असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। उसके बाद लास्ट इसके अंदर आता है कल्चरल राइट्स। अब कल्चरल राइट्स भी यहाँ पे अपने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर प्रोवाइड किए गए थे। जैसे सबसे पहले इसके अंदर आता है राइट इज गिवन टू ऑल टू फ्रीली पार्टिसिपेट इन एंड एंजॉय देयर कल्चरल आइडेंटिटीज। हर किसी के पास अधिकार है कि वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपनी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हर किसी के पास अधिकार है कि जो भी उसकी कल्चरल आइडेंटिटीज हैं, वो डोगरा है, भद्रवाही है, कश्मीरी है, उसके पास अधिकार है कि वो उस अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को जो है वो सेव कर सकता है, उस कल्चरल आइडेंटिटी को एंजॉय कर सकता है। और साथ ही साथ जो भी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे अगर मैं डोगरास की बात करूं तो यहाँ पे जो गीत गाने होते हैं, कश्मीरीज की बात करूं उनके अलग कल्चर हैं, जितनी भी उनकी कल्चरल एक्टिविटीज हैं, सारे लोगों की जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी जो है उसको क्या कर सकते हैं? एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आता है राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल एंड कल्चरल सेंटर्स विद द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग देयर कल्चरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। हर किसी के पास अधिकार है कि वो अपने एजुकेशनल और कल्चरल सेंटर्स को बना सकते हैं ताकि वो अपनी कल्चरल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को प्रमोट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैं डोगरा अकेडमी बना देता हूं तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं डोगरा अकेडमी बना सकता हूं, जिससे मैं डोगरी को प्रमोट कर रहा हूं, डोगरा कल्चर को प्रमोट कर रहा हूं, मैं जिससे डोगरास की जो अलग अलग डिशेज हैं उनको प्रमोट कर रहा हूं, डोगरास की आइडेंटिटी को प्रमोट कर रहा हूं। इसी तरह से हर किसी के पास अधिकार है कि वो अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं एजुकेशनल और कल्चरल सेंटर्स के तहत। तो ये सब राइट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स हो, सिविल राइट्स हो, एजुकेशनल अपने कल्चरल राइट्स हो, इकोनॉमिक राइट्स हो। ये सब राइट्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत प्रोवाइड किए गए हैं।
ये जो 30 आर्टिकल्स थे, मैंने आपको बताया ना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर 30 आर्टिकल्स आते हैं। इन 30 आर्टिकल्स और एक प्रीएम्बल के अंदर ये सब राइट्स दिए गए हैं। मैंने आपको स्पेसिफिक आर्टिकल्स नहीं बताए कि आर्टिकल 1 के अंदर ये आता है, 2 के अंदर नहीं क्या आता है, 3 के अंदर ये आता है। मैंने आपको सारे के सारे आर्टिकल्स का क्रक्स बता दिया, सारे के सारे राइट्स का क्रक्स बता दिया, डिफाइन करके कि पॉलिटिकल राइट्स के अंदर कौन से राइट्स आते हैं, इकोनॉमिक राइट्स के अंदर कौन से राइट्स आते हैं। अगर आपको आर्टिकल्स को पढ़ना है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी उन आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हो 30 आर्टिकल्स को, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल को, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस लेक्चर का। तो इस तरीके से हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्यों बनाया गया था, उसका पर्पस क्या था, उसके अंदर कौन से राइट्स आते हैं, कितने आर्टिकल्स आते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ये जो यूएन के 2 कोवेनेंट्स हुए हैं, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स के ऊपर, इनको हम डिस्कस करेंगे। आइए अब डिस्कस करते हैं यूएन कोवेनेंट्स ऑन सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स। मतलब कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2 कोवेनेंट्स की गई, किसके ऊपर, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स के ऊपर। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, हम देखते हैं कि इट लैक्स लीगली बाइंडिंग फोर्स एंड मेनली रिप्रेजेंट कॉमन कंसर्न फॉर मैनकाइंड। ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, यहाँ पे लीगली बाइंडिंग फोर्स नहीं थी इसके पास कोई, ये लैक करता था लीगली बाइंडिंग फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास लीगल बाइंडिंग फोर्स नहीं होना, मतलब कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा कुछ राइट्स को आइडेंटिफाई कर दिया गया, कुछ राइट्स को जो है रिकॉग्नाइज कर दिया, उनको लिख दिया, बता दिया कि इतने आर्टिकल्स हैं, इसके अंदर सिविल राइट्स आते हैं, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक राइट्स आते हैं। विस्तार से बताया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने इन सब अधिकारों को, इन सब ह्यूमन राइट्स को। लेकिन अगर ये राइट्स वायलेट हो जाते, अगर स्टेट अपने जो लोग थे उनके इन राइट्स को वायलेट कर देती, अगर दुनिया के किसी कोने में अगर किसी इंसान का राइट वायलेट हो जाता तो क्या होता। तो ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, इसके पास कोई लीगल इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म नहीं था कि किस तरीके से इन राइट्स को इंप्लीमेंट करवाना है। अगर कोई वायलेशन कर देता है इन राइट्स की, तो किस तरीके से उसको पनिश करना है। तो सिंपल सा मतलब यही है कि इन 2 कोवेनेंट्स को इसलिए किया गया क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर कमियां थी। क्या कमियां थी? इसके पास लीगल इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म नहीं था, लीगल बाइंडिंग फोर्स नहीं थी कि अगर कोई इन राइट्स को वायलेट कर देता है, उल्लंघना कर देता है इन सब राइट्स की, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा बताए गए थे जो राइट्स, उनकी अगर कोई उल्लंघना कर देता है, अगर वायलेशन हो जाती है, तो फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास कोई अपना मैकेनिज्म नहीं था जिससे वो उन लोगों को पनिश कर पाए जिन्होंने राइट्स को वायलेट किया है, या फिर इंप्लीमेंट कर पाए या इन्फोर्स कर पाए इन सब राइट्स को। तो इसी कमी को दूर करने के लिए कौन आया? ये आया अपना, ये 2 कोवेनेंट्स लाई गई, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं विद द पर्पस टू गिव इट लीगल बेस टू इंटरनेशनल कोवेनेंट्स की गई। इसको लीगल बेस देने के लिए, मतलब कि ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, इसको एक लीगल बेस देने के लिए 2 कोवेनेंट्स की गई। पहली कोवेनेंट जो थी वो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स से जानी जाती है, जिसको हम ICCPR भी कहते हैं। याद रखिएगा, अब मैं ICCPR यूज करूंगा, पूरा का पूरा इसको पूरी की पूरी कोवेनेंट को पढ़ूंगा नहीं। तो पहली क्या थी? पहली कोवेनेंट थी इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसको हम ICCPR भी कहते हैं। दूसरी कोवेनेंट क्या थी? इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जिसको हम ICESCR भी कहते हैं। तो अभी तक मैंने आपको समझाया कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के पास अपना कोई लीगल बाइंडिंग मैकेनिज्म नहीं था, अपना कोई इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म नहीं था, इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म नहीं था। इसी कमी को दूर करने के लिए जो है कौन आया? इन 2 कोवेनेंट्स को किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इन कोवेनेंट्स के अंदर पहली कोवेनेंट किस नाम से जानी जाती थी? जिसको हम ICCPR कहते हैं, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और दूसरी कोवेनेंट जिसको हम इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम ICESCR भी कहते हैं शॉर्ट टर्म्स में। अब ये जो पहली कोवेनेंट थी ना, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, US के द्वारा सपोर्ट की जा रही थी। US जिसको हम कैपिटलिज्म, ये जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, यूनाइटेड स्टेट्स का जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी सारी की सारी, आपको पता होगा ना, 1960s की मैं बात कर रहा हूं। तो उस टाइम पे पूरी की पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ कुछ देश थे, कुछ USSR की तरफ देश थे। कुछ देश ऐसे थे जो सोशलिस्ट
ब्लॉक जो कि यूएसएसआर था उसको सपोर्ट कर रहे थे, कुछ देश ऐसे थे जो अमेरिकन ब्लॉक यूएसए का जो ब्लॉक था कैपिटलिस्ट ब्लॉक उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो यूएसए का जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था वो किसको सपोर्ट करता है, वो पहली वाली कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करता है, पहली वाली कोवेनेंट को सपोर्ट करता है जो कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर थी। आपको पता होगा कि कैपिटलिज्म के अंदर किसकी बात की जाती है, सिविल राइट्स की बात की जाती है, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की जाती है, फ्रीडम की बात की जाती है वहां पे। तो वहां पे हमेशा किसके ऊपर बात की जाएगी, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर बात की जाएगी। वहीं दूसरी ओर यूएसएसआर जो कि सोशलिस्ट ब्लॉक था वो सेकंड वाली कोवेनेंट को सपोर्ट करता है जिसको हम इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स कहते हैं, ICESCR। अब आपको पता होगा जो सोशलिस्ट ब्लॉक होगा वो हमेशा इकोनॉमिक राइट्स की बात करेगा, वो हमेशा सोशलिज्म की बात करता है, वो हमेशा ह्यूमन वर्क कंडीशंस की बात करता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है, हर किसी के पास फूड होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए उसकी बात करता है, बेसिक नेसेसिटीज होनी चाहिए उसकी बात करता है। तो सोशलिज्म के अंदर किस चीज की बात की जाती है, इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट्स की बात की जाती है। कैपिटलिज्म के अंदर सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात की जाती है। इसलिए यूएसए ने पहली वाली कोवेनेंट को सपोर्ट कर दिया और यूएसएसआर जो कि सोशलिस्ट ब्लॉक था उसने सेकंड वाली कोवेनेंट को सपोर्ट कर दिया। तो अब आपको समझ आया होगा कि दो कोवेनेंट्स क्यों बनाई गई थी, क्योंकि यहां पे जो है दोनों फोर्सेस के बीच शायद एक कॉन्फ्लिक्ट अरेंज हो रहा था। कोई कह रहा था कि सोशल राइट्स इकोनॉमिक राइट्स के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, यूएसए वाले कह रहे थे कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, यूएसएसआर वाले कह रहे थे, सोशलिस्ट वाले कह रहे थे कि इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट्स के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। इसलिए दो कॉन्फ्रेंसेस की गई ताकि दोनों की जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए और दो कॉन्फ्रेंसेस की गई, दो कोवेनेंट्स लाई गई जिसके अंदर सारे के सारे राइट्स को जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया। फिर वो सिविल राइट्स हो, पॉलिटिकल राइट्स हो जिनको अमेरिका सपोर्ट करता है, यूएस वाला ब्लॉक सपोर्ट करता है, या फिर वो इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट्स हो जिनको यूएसएसआर सपोर्ट करता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इन दोनों कोवेनेंट्स को अडॉप्ट किया जाता है यूएन असेंबली के द्वारा 1966 में और इंप्लीमेंट किया जाता है दोनों कोवेनेंट्स को 1976 में। तो होता क्या है, ये जो दोनों कोवेनेंट्स थी ये यूएन की असेंबली के द्वारा जो है अडॉप्ट की जाती है। वही यूएन की असेंबली जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी एक जनरल असेंबली आती है, जो उनकी असेंबली आती है, उसी असेंबली के द्वारा इन दोनों कोवेनेंट्स को जो है अडॉप्ट किया जाता है। इन दोनों कोवेनेंट्स को करवाया जाता है, दोनों कोवेनेंट्स को अडॉप्ट किया जाता है। कब किया जाता है, 1966 में किया जाता है। इन दोनों कोवेनेंट्स को अडॉप्ट 1966 में किया गया था, मतलब कि ये जो दोनों कोवेनेंट्स हेल्ड हुई ये 1966 में हुई। 1966 में इन कोवेनेंट्स को अडॉप्ट किया गया मगर इंप्लीमेंट जो है वो 1976 में किया गया। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर दिया था, मगर उसको इंप्लीमेंट कब किया, उसको 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट किया। तो सेम इनको जो है अडॉप्ट 1966 में किया गया था और इंप्लीमेंट 1976 में किया गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है ICCPR वाज रैटिफाइड बाय 168 स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ICCPR थी मतलब इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसको 168 स्टेट्स के द्वारा रैटिफाई कर दिया गया था। और उसके बाद जो ICESCR थी जिसको हम इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स कहते हैं, उसको 164 स्टेट्स के द्वारा रेटिफाई किया गया था। अब रेटिफाई करने का मतलब क्या होता है, देखो जब कोई यूएन के अंदर डिसीजन लिया जाता है ना, ये जब कोवेनेंट्स करवाई गई तो यूएन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज थी, जितने भी देश यूएन में शामिल थे, उन सभी देशों के द्वारा इन कोवेनेंट्स को या फिर इन डिसीजंस को रेटिफाई करना होता है। तो ये जो कोवेनेंट्स अडॉप्ट की जा रही थी इनको सारे मेंबर्स की सहमति चाहिए थी। जितने भी मेंबर्स यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थे उन मेंबर्स के द्वारा, मतलब कि जितनी भी स्टेट्स, जितनी भी कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थी, उन कंट्रीज के लेजिस्लेचर के अंदर या फिर पार्लियामेंट के अंदर ये जो कोवेनेंट्स थी ये रेटिफाई होनी चाहिए थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो इसकी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर कंट्री है, तो इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर भी इनको जो है वो रेटिफाई किया गया। रेटिफाई मतलब पास करवाया गया। उसके बाद अलग अलग देशों के पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के अंदर इन कोवेनेंट्स को पास करवाया गया। अब कितने देशों के लेजिस्लेचर के अंदर या फिर कितने देशों के द्वारा रेटिफाई किया गया इन कोवेनेंट्स को, तो जब हम ICCPR की बात करते हैं, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसको 168 स्टेट्स के द्वारा रेटिफाई किया गया।
मतलब 168 स्टेट्स के द्वारा, कंट्रीज के द्वारा पास किया गया या उनके लेजिस्लेचर के अंदर इसको पास किया गया या रेटिफाई किया गया। और ये जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स थी, इसको जो है 164 स्टेट्स के द्वारा रेटिफाई किया गया, मतलब 164 स्टेट्स की कंट्रीज के द्वारा जो है पास किया गया या रेटिफाई किया गया। अब आइए हम एक एक को, मतलब एक एक कोवेनेंट को जो है वो डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को डिटेल से समझेंगे, उसके बाद हम इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को डिटेल में समझेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं पहली वाली कोवेनेंट, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को, जिसको हम ICCPR कहते हैं, जो कि 1966 में अडॉप्ट की गई थी। इसके अंदर जो है वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स आते हैं विच आर इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन, फ्रेंच एंड इंग्लिश रेवोल्यूशंस। तो इसके अंदर, इस कोवेनेंट के अंदर सिविल और पॉलिटिकल राइट्स आते हैं जो कि हमने किससे इंस्पायर होकर लिए हैं? अमेरिकन, फ्रेंच और इंग्लिश रेवोल्यूशन से। जितने भी अमेरिकन, फ्रेंच और इंग्लिश रेवोल्यूशंस हुए, उससे इंस्पायर होके सिविल और पॉलिटिकल राइट्स इसके अंदर डाले गए हैं। उसके बाद these are basic and inalienable rights. They are legally recognized and the mechanisms and machineries to monitor them are provided in the International Covenant of Civil and Political Rights 1966। ये जो राइट्स हैं, ये जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं, ये बड़े बेसिक राइट्स हैं, हर एक इंसान के पास होने चाहिए, और इनएलिएनेबल राइट्स हैं, मतलब हमसे ये छीने नहीं जा सकते हैं। और साथ ही साथ इनको लीगली रिकॉग्नाइज किया गया, और साथ ही साथ वैसी एक मशीनरी प्रोवाइड की गई, मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया, ताकि इन राइट्स को जो है वो मॉनिटर किया जा सके, इनको इंप्लीमेंट किया जा सके। और वो जो लीगल मशीनरी या मैकेनिज्म कहां पे है? वो इन कोवेनेंट्स के अंदर आता है, इस कोवेनेंट के अंदर आता है, जिसका नाम है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो राइट्स हैं, ये जो हमारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं, इनको लीगली किस तरीके से क्या बोलते हैं, इंप्लीमेंट किया जाएगा, या फिर लीगली इसको जो है वो मॉनिटर कैसे किया जाएगा, वो सारी की सारी मशीनरी, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर कि किस तरीके से लीगली इनको मॉनिटर करना है, इंप्लीमेंट करना है, वो सारा का सारा मैकेनिज्म इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये जो कोवेनेंट है जो कि 1966 में आई, इसके अंदर डाला गया है। मैंने आपको बताया था कि यो UDHR था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, तो वो बहुत अच्छा, लेकिन उसके पास लीगली इंप्लीमेंटेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं था। लीगली किस तरीके से बाइंड करना है उन आर्टिकल्स को, उन राइट्स को, वो मैकेनिज्म नहीं था। तो वो मैकेनिज्म यहां पे प्रोवाइड किया गया इस कोवेनेंट के अंदर। उसके बाद इसके अंदर आता है ICCPR, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, अडॉप्टेड ऑन 16th ऑफ दिसंबर 1966। इसको 16th ऑफ दिसंबर 1966 को अडॉप्ट किया गया बाय UN जनरल असेंबली आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशंस। किसके द्वारा किया गया इसको अडॉप्ट? UN की जनरल असेंबली के द्वारा किया गया अडॉप्ट इसको, लॉन्ग डेलिब्रेशंस के बाद। लंबी बातचीत हुई UN जनरल असेंबली के अंदर, लंबी डिस्कशंस हुई, डिबेट्स हुई UN जनरल असेंबली के अंदर, और उसके बाद इसको 16th ऑफ दिसंबर 1966 में किया गया। उसके बाद हम देखते हैं इट कंटेन्स 53 आर्टिकल्स, पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑन पार्टीज ऑफ कोवेनेंट, प्रोटेक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस आर्टिकल्स। इस कोवेनेंट के अंदर 53 आर्टिकल्स आते हैं। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अंदर जो है वो कितने आर्टिकल्स आते हैं? 53 आर्टिकल्स आते हैं। और ये जो आर्टिकल्स है ना, ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस लगाते हैं इसकी पार्टीज के ऊपर, मतलब कि जितने भी लोग, जितनी भी पार्टीज हैं इसकी, जितने भी देशों के द्वारा इस कोवेनेंट को रेटिफाई किया गया था, जितने भी देश इस कोवेनेंट के अंदर जुड़े हुए हैं, या फिर जितने भी देशों के द्वारा इस कोवेनेंट को रेटिफाई किया गया है, पास किया है, उनके ऊपर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन लगाई जाती है कि वो इन आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब कि जिस देश ने, जिस भी कंट्री ने इस कोवेनेंट को रेटिफाई किया है, पास किया है, इसको अपनी कंसेंट दी है, उस स्टेट के ऊपर, उस कंट्री के ऊपर पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस हैं, उसकी ड्यूटी है कि ये जो 53 आर्टिकल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे और इंप्लीमेंट करे। ये जो सारे के सारे राइट्स हैं, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है और यूनिवर्सल है, मतलब कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी भी आधार के ऊपर हर किसी को ये राइट्स मिलेंगे यूनिवर्सल तरीके से। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि ये जो 53 आर्टिकल्स हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। तो आर्टिकल 6 के अंदर आता है राइट टू लाइफ, के जीने का अधिकार है। आर्टिकल 7 के अंदर प्रोविजन अगेंस्ट टॉर्चर, के टॉर्चर बंद होना चाहिए, टॉर्चर किसी को नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 8 के अंदर आता है प्रोविजन अगेंस्ट स्लेवरी, स्लेवरी नहीं होगी, ये जो गुलामी का सिस्टम है, गुलाम बनाया जाता है लोगों को, ये नहीं होगा। आर्टिकल 9 के अंदर आता है राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, लिबर्टी का राइट है हर किसी के पास, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन का अधिकार है। उसके बाद इसके अंदर राइट टू प्राइवेसी आता है, राइट टू पार्टिसिपेट एंड वोट आता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वोट कर सकते हो। राइट ऑफ माइनॉरिटीज आता है, माइनॉरिटीज के कई सारे राइट्स हैं। तो 53 आर्टिकल्स के अंदर ये बहुत सारे राइट्स आते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी है।
इतनी सी एग्जांपल्स काफ़ी हैं। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें सारे आर्टिकल्स को आप पढ़ सकते हो। तो ये कुछ राइट्स आते हैं इन आर्टिकल्स के अंदर जिनकी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी हैं। उसके बाद आइए देखते हैं इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का सुपरवाइजरी और इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म कैसा है, मतलब किस तरीके से ये अपनी जो रिपोर्ट जो अपने ये जो ह्यूमन राइट्स हैं इनको इंप्लीमेंट करवाने का काम करती है। कौन? इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 28 से लेके आर्टिकल 45 के बीच कंटेन सुपरवाइजरी एंड इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। आर्टिकल 28 से लेके आर्टिकल 45 के बीच में जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का आर्टिकल 28 से लेके आर्टिकल 45 के बीच में सुपरवाइजरी और इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म दिया गया है कि किस तरीके से सुपरवाइज किया जाएगा ह्यूमन राइट्स को, किस तरीके से इंप्लीमेंट करवाया जाएगा इन सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को। ह्यूमन राइट्स कमेटी HRC जिसको हम बोलते हैं उसको इस्टेब्लिश किया गया सुपरवाइज करने के लिए। अब ये जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है इसका काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते इसके काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। किसके लिए ये सुपरवाइज करती है? ये जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है इसको इस्टेब्लिश किया गया इसके अंदर ICC PR के अंदर, जो कि सुपरवाइज करती है कि जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की, क्या वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो नहीं हो रही, क्या वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये जो HRC है ह्यूमन राइट्स कमेटी, ये क्या करती है? ये देखती है कि जितने भी देशों ने इसको इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को रेटिफाई किया था, पास किया था, कंसेंट दी थी, क्या वहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स की अपनी वायलेशन तो नहीं हो रही, वहाँ पे क्या सभी लोगों के पास सिविल या ह्यूमन राइट्स हैं। और साथ ही साथ अगर किसी दूसरे कंट्री के द्वारा दूसरे देश के बारे में कंप्लेंट की जाती है, फॉर एग्जांपल इंडिया कंप्लेंट कर देता है कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, उन चीज़ों को भी ये कमेटी कंसीडर करती है। या फिर अगर हमारे देश में से अगर कोई नागरिक अपील कर देता है, कंप्लेंट कर देता है इस कमेटी को कि हमारे देश में ही वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, तो वो भी उसको भी ये कंसीडर करती है, उसको भी सुपरवाइज करती है। उसके बाद कई सारी रिपोर्ट्स बनाती है ये जो HRC कमेटी है। तो ये पूरा के पूरा सुपरवाइज करने का काम करती है, सुपरवाइज करती है कि कहीं पे वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो नहीं हो रही। उसके बाद ये जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है ये 3 बार मिलती है पूरे साल में, और हर एक बार में इसका 3 हफ्ते का सेशन होता है। ये 3 बार मिलती है पूरे साल में और 3 हफ्ते का इसका एक सेशन होता है। स्प्रिंग सेशन इसका न्यूयॉर्क में होता है और समर सेशन इसका जिनेवा में होता है। तो इस तरीके से हम इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। आइए अब सेकंड कोवेनेंट डिस्कस करते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जिसको हम ICESCR भी कहते हैं। इसको भी 1966 में ही अडॉप्ट किया गया था। सेम तरीका था अडॉप्ट करने का, इसको 16 दिसंबर 1966 में अडॉप्ट किया गया। जनरल असेंबली जो कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली थी, उसके अंदर लॉन्ग डिबेट्स और डिस्कशंस हुई, डेलिब्रेशंस हुई, उसके बाद इस कोवेनेंट को अडॉप्ट किया गया। इसके अंदर 31 आर्टिकल्स आते हैं। उन 31 आर्टिकल्स के अंदर अलग अलग तरह के इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स जो है वो इंश्राइन किए गए हैं। ये जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स हैं, ये कहा जाता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। इनसे ही इंडिविजुअल अपनी ओवरऑल तरीके से डेवलपमेंट कर पाता है, एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाता है, एक इज्जत भरी जिंदगी जी सकता है, इज्जतदार जिंदगी जी सकता है। तो ये जो राइट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 6 के अंदर क्या आता है? राइट टू वर्क आता है, हर किसी के पास काम करने का अधिकार है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है। आर्टिकल 7 के अंदर क्या आता है? राइट ऑफ एवरीवन टू एंजॉय जस्ट एंड अपनी फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क। हर किसी के पास अधिकार है कि उसके पास जो है वो क्या बोलते हैं, वो फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क को एंजॉय कर सके। मतलब ऐसा ना हो कि उससे 20-20 घंटे काम करवाया जा रहा है, ऐसा ना हो कि जो जहां पे उसको काम करवाया जा रहा है वहां पे अच्छी हाइजीनिक फैसिलिटीज ना हो। तो एक अच्छी फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क हर कोई एंजॉय करता है। आर्टिकल 8 के अंदर आता है टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस एंड टू ज्वाइन ट्रेड यूनियंस ऑफ देयर चॉइस। मतलब हर किसी के पास अधिकार है कि वो ट्रेड यूनियंस को बना सकता है और ट्रेड यूनियंस को ज्वाइन कर सकता है अपनी चॉइस की। आर्टिकल 13 के अंदर आता है राइट टू एजुकेशन, हर किसी के पास एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 11 के अंदर आता है एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब ये है कि हर इंसान के पास ये अधिकार है कि उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए जो है वो प्रॉपर फूड की फैसिलिटी हो, उसके पास खाना हो, उसके पास शेल्टर हो, उसके पास जो है वो क्लॉथिंग हो, कपड़ा हो, खाना हो, मकान हो। हर किसी के पास ये अधिकार है कि उसके पास और उसके परिवार के पास खाना हो, कपड़ा हो और साथ ही साथ क्या हो, मकान हो, और वो अच्छे तरीके से रह
रह सके। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 15 आता है, इसके अंदर कल्चरल राइट्स दिए गए हैं अलग अलग तरह के, कि तुम अपने कल्चरल फंक्शंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, और कई सारे कल्चरल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 15 के अंदर दिए गए हैं। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दी हैं। अगर आपको सारे के सारे पढ़ने होंगे 30 के 31 आर्टिकल्स, तो आपको पीडीएफ में दे दूंगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सभी आर्टिकल्स को पढ़ना। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म देखते हैं कि भाई साहब इन राइट्स को इंप्लीमेंट कैसे करवाया जाएगा, क्या तरीका है इन राइट्स को इन्फोर्स करवाने का, किस तरीके से इन राइट्स को लागू करवाया जाएगा। अगर कोई वायलेट करता है इन राइट्स को तो क्या होगा, अगर मुझे ये राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। तो इनको इंप्लीमेंट करवाने का जो मैकेनिज्म है, ये जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स का ये जो इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शनल प्रोटोकॉल है। ऑप्शनल प्रोटोकॉल का मतलब क्या हुआ, ये जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल था इसको 2008 में अडॉप्ट किया गया और 2013 में इन्फोर्स कर दिया गया। 2013 में इस ऑप्शनल प्रोटोकॉल को लागू कर दिया गया। इसको साइन किया था 45 स्टेट पार्टीज ने, और रेटिफाई सिर्फ कितनी कितनी पार्टीज ने किया, इसको 21 पार्टीज ने किया। तो इसको साइन जो है वो 45 स्टेट पार्टीज ने किया था, रेटिफाई 21 पार्टीज ने किया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, देखो हमारे पास इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स जो है वो 1966 में अडॉप्ट हुआ था, 1966 में, और लागू कब हुआ था, 1976 में इसको लागू कर दिया था। लेकिन इसके अंदर जो इंप्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म था वो 2008 में लाया गया, जिसको हम ऑप्शनल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म का मतलब ये है कि इन राइट्स को इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जाएगा, उसको 2008 में लाया गया, और उसको इन्फोर्स कब किया गया, लागू कब किया गया, 2013 में किया गया। उसके बाद ये जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल था, ये जो इंप्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म था, इसको 45 स्टेट पार्टीज इसको साइन करती हैं। भाई 45 देशों ने इस प्रोटोकॉल को साइन कर दिया, कि ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो है उन्होंने साइन कर दिया। जो देश इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के साथ जुड़े हुए थे, उन देशों में से सिर्फ और सिर्फ 45 देशों ने ही इस ऑप्शनल प्रोटोकॉल को साइन किया, और उसके बाद रेटिफाई सिर्फ 21 देशों ने ही किया। 21 देशों ने यह माना कि हम इस ऑप्शनल प्रोटोकॉल को मानेंगे, इस इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म को मानेंगे। इसके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल्स या फिर विक्टिम्स क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं उनके अगर राइट्स वायलेट होते हैं, जो कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के अंदर दिए गए हैं। अगर ये जो राइट्स 31 के 31 आर्टिकल्स के अंदर दिए गए हैं, इनमें से अगर किसी का राइट वायलेट होता है तो वो इस ऑप्शनल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके इकोसॉक के पास जा सकता है। इकोसॉक एक कमेटी है जिसको हम यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स कमेटी कहते हैं, ठीक है। इकोसॉक एक कमेटी है जिसको हम यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स कमेटी कहते हैं। वहां पे जा सकता है किसके लिए, जस्टिस मांगने के लिए। फिर से मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, अगर किसी के भी राइट्स वायलेट होते हैं, ये वाले, ये जो इस कोवेनेंट के अंदर दिए गए हैं, अगर किसी के ये राइट्स वायलेट होते हैं, वो ऑप्शनल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके इस कमेटी के पास जा सकता है। इस कमेटी का नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स कमेटी। इस कमेटी के पास जाके उसको जस्टिस मिल सकता है, उसको इंसाफ मिल सकता है। इस बात को समझना, लेकिन यहां पे सारे देशों के लोग नहीं जा सकते, सिर्फ 21 देशों के लोग ही अपने इन राइट्स को जो है वो इन्फोर्स करवा सकते हैं। क्यों 21 देशों के लोग ही इन राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते हैं, क्योंकि 21 देशों ने ही इस ऑप्शनल प्रोटोकॉल को क्या किया है, इस ऑप्शनल प्रोटोकॉल को जो है वो साइन किया है। तो मैं आपको यहां पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहां पे आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो इंटरनेशनल कोवेनेंट था, ये जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स था, जिसको 1966 में अडॉप्ट किया गया, इसको 164 देशों के द्वारा जो है वो रेटिफाई किया गया था। 164 देशों ने ये कहा था कि इस कोवेनेंट का हम समर्थन करते हैं, इस कोवेनेंट को उन्होंने सपोर्ट किया, और इस कोवेनेंट को जो है वो उन्होंने साइन किया था या रेटिफाई किया था। वो जो 164 देश थे, उनमें से सिर्फ 45 देशों ने इसके ऑप्शनल प्रोटोकॉल को सपोर्ट किया। ऑप्शनल प्रोटोकॉल को सपोर्ट करने का मतलब यह है कि जब इस कोवेनेंट के अंदर इंप्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म लाया गया कि हम भाई इन राइट्स को इंप्लीमेंट भी करवाएंगे कहीं पे अगर ये वायलेट हो जाते हैं। 1966 में इसके अंदर कोई इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म नहीं था, 2008 में वो लाया गया और 2013 में उसको इन्फोर्स करवाया गया। ये जो इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म था ये पहले से इस कोवेनेंट के अंदर नहीं था, 2008 में लाया गया और 2013 में उसको इन्फोर्स किया गया। ये जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल था, मतलब ये जो इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म था, उसको कितने देशों ने साइन किया, 45 देशों ने साइन किया। मतलब 164 देशों में से सिर्फ 45 स्टेट पार्टीज ने, मतलब देशों ने इसको साइन किया, और उसमें से 21 देशों ने ही इसको रेटिफाई किया।
मतलब कि पूरे तरीके से इसको कंसेंट सिर्फ 21 देशों ने की। अब 21 देशों के लोगों के अगर ये वाले राइट्स वायलेट होते हैं जो इन आर्टिकल्स के अंदर दिए गए हैं, जो इस कोवेनेंट के अंदर दिए गए हैं, तो वो डायरेक्टली ऑप्शनल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके इस कमेटी के पास जा सकते हैं, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स कमेटी कहते हैं। और ये कमेटी उनको जस्टिस देगी, उनको इंसाफ देगी। तो समझ आ गया आपको? मतलब हर देश इनके पास नहीं जा सकता है। जिन देशों ने इसको रेटिफाई किया है वही देश जा सकते हैं। इसी के साथ हम इन दोनों कोवेनेंट्स को यहां पे खत्म कर देते हैं। हमने UDHR, जिसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। इन दोनों कोवेनेंट्स को भी डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया है। ये लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, डिटेल के साथ आपको पढ़ाया है। मतलब कि कॉलेज के लेवल पे या फिर ग्रेजुएशन के अंदर आपको इतने डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, मगर ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसलिए मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है, हर एक कंसेप्ट को ब्रेक करके पढ़ाया है। और ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगला टॉपिक है वो हमारा रहेगा पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और उसके बाद मिलते हैं आपके साथ अगले टॉपिक में।